प्यारे बच्चों, हम लोग अध्याय 3 विद्युत धारा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज वीडियो लेक्चर नंबर 3 होगा। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने अनुगमन वेग की बात की थी और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विद्युत धारा है किसी भी चालक तार में, वो केवल अनुगमन वेग के कारण ही होती है। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए बच्चों कि विद्युत धारा का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, I बराबर Q बाई टी। तो अगर विद्युत धारा अनुगमन वेग से बनती है तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, ये भी रिलेशन हमको ज्ञात होना चाहिए। तो आपको रिलेशन पता नहीं है, तो उसी रिलेशन को बच्चों आज हम लोग निकालेंगे कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, पहला विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं। डेरिवेशन है छोटा सा, 2 नंबर 3 नंबर में डेरिवेशन आता है और बहुत ही आसान डेरिवेशन है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे और बहुत ही आसान डेरिवेशन है। तो बस जितनी चीजें हम बताते जाएं उसको आप ध्यान देते जाइए। तो इस रिलेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हम कुछ एजम्पशन मानते हैं, यानी हम क्या लेते हैं, हमने माना कि एक चालक तार है, एक चालक तार हमने लिया, ये एक चालक तार है, चालक तार जिसकी लंबाई क्या ले ली, L। आपको समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है। चालक तार की लंबाई क्या है, L है। ये सारी चीजें आप लोग डेरिवेशन करते समय वास्तव में ये सारी चीजें लिखना चाहिए कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अर्थ है ये वाला भाग जो होता है, ये हमने बताया था कि जैसे अगर ये तार है तो तार का ये वाला जो भाग होता है इसका क्षेत्रफल, तो ये वृत्ताकार भाग है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, A है। बच्चों वास्तव में इलेक्ट्रॉन इसके भीतर चलते हैं, अगर ये तार है तो इसके भीतर चलते हैं, तो इसके भीतर जाने और बाहर निकलने का जो एरिया है वो कहां से होकर के बाहर जाएंगे या इसके भीतर प्रवेश करेंगे, तो इसी अनुप्रस्थ काट से होकर ही ये बाहर आएंगे या इसके भीतर प्रवेश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। साथ ही साथ इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मेन हमारा क्या होता है बच्चों, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हैं, क्योंकि सबसे अच्छा चालक क्या माना जाता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वही सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो इसमें हम लोग एक और क्वांटिटी देखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम लोग स्मॉल n से कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे, माना एक चालक तार जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है बच्चों, ये 3 चीजें हमने मान ली, यानी इसके एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल n यहां रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर इसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, इस जो तार है ये इस तार का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हम लोग जानते हैं ये एरिया है चूंकि और ये लंबाई है, तो क्षेत्रफल और लंबाई का जब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो तार का आयतन क्या आ जाएगा, तार का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, A इंटू L। ठीक, ये तार का आयतन हो गया। तो तार में कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ये आप बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको पता है, स्मॉल n। ठीक, तो कुल आयतन पता है, तो अगर प्रति एकांक आयतन में स्मॉल n है और कुल आयतन हमको पता है, तो तार के भीतर, यानी ये जो हमारा तार है इसके भीतर कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक, तो
अतः तार के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जितना आयतन है उसमें n से डिवाइड कर वो n से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इतनी चीज आपने नोट कर ली कि इसके भीतर कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अनुगमन वेग कब आएगा, इसके भीतर जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इसके भीतर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने बैटरी नहीं लगाई है तो ये किस वेग से चल रहा है, उसमें वेग से चल रहा है, लेकिन उसमें वेग का योगदान धारा में क्या होता है, जीरो होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने क्या किया, इसके सिरों के बीच एक बैटरी लगा दी। जैसे ही बैटरी लगाई हमने बच्चों, तो आपको पता है कि इनके भीतर इनके भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनको एक अनुगमन वेग, एक सूक्ष्म नियत वेग प्राप्त हो जाता है, जिससे ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर चलने लगते हैं, उच्च विभव की ओर। उच्च विभव कौन सा सिरा माना जाता है, जो प्लस वाला सिरा है वो उच्च विभव और माइनस वाला निम्न विभव माना जाता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर चलने लगते हैं, ये प्लस की तरफ धीरे धीरे चलने लगते हैं। और किस वेग से चलते हैं बच्चों, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किस वेग से चलते हैं, अनुगमन वेग से ही चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि सभी पर समान फोर्स लग रहा था और समान फोर्स के कारण सभी में जो वेलोसिटी आएगी वो भी क्या आएगी, समान आएगी। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किस वेग से चलेंगे, अनुगमन वेग से। और अनुगमन वेग को हम लोग जानते हैं v d से लिखते हैं। ठीक बच्चों, तो सभी इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग v d से तार के भीतर गति कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है बच्चों, हम क्या जानते हैं, तो हमारे जो विद्युत धारा की परिभाषा होती है, ठीक, तो वो क्या होती है, तार में प्रवाहित होने वाली धारा का फार्मूला हम लोग जानते हैं। जो हमारा पहला फार्मूला था वो हम लोग जानते हैं, I बराबर क्या जानते हैं, Q बाई टी। ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है बच्चों, जिससे हम लोग तार में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करते हैं। लेकिन हमको यहाँ क्या करना है, हमको तो अनुगमन वेग और धारा के में रिलेशन निकालना है। तो ये रिलेशन कैसे आएगा, इसको यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले Q क्या है, आवेश, यानी इस तार के अनुप्रस्थ काट, यानी इससे होकर के कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और कितने समय में प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, अगर हमको वो दोनों चीजें मिल जाए तो हमको I का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बच्चों कि ये जो हमारा तार है, इस पूरे तार में कुल आवेश कितने हैं। ठीक, ध्यान से बात समझिएगा। हम ये देख लेते हैं कि ये जो पूरा वायर है हमारा, ठीक है, इस वायर में कुल आवेश कितने हैं, कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है। अभी हम लोगों ने देखा कि तार के भीतर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये तार के भीतर उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, NaL। ठीक बच्चों, तो तार के भीतर आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E के बराबर। और E का जो मान होता है बच्चों, जब मान रखा जाता है तो वहां पर हम रखते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। लेकिन ये जो एक यूनिट चार्ज होता है, ये हम पहले ही वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं जब शुरुआत में, कि इसको हम लोग E से प्रदर्शित करते थे। यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो आवेश इससे कम, यानी इसी की मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करता है। या तो E होगा किसी पदार्थ पर आवेश, या 2E होगा। तो सबसे बेसिक जो चार्ज होता है किसी पदार्थ पे, वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है। तो यहाँ पर खुद इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, इतना है, और इसी को हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि इतने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है,
तो कुल तार के भीतर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इसी में ई से गुणा कर देंगे बच्चों। तो यहां पर क्या लिखेंगे, तार के भीतर उपस्थित कुल आवेश Q बराबर, अब NaL गुणे ई से गुणा कर देंगे, ये हमारा कुल आवेश आ गया। अब गुणा हटा सकते हैं, ई से यहां लिख देंगे NaL इंटू ई हो जाएगा बच्चों। तो ये तार के भीतर उपस्थित कुल आवेश, जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें हमने ई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो तार के भीतर उपस्थित कुल आवेश तो हमको Q का मान मिल गया। अब T का मान कैसे निकालेंगे, अब T का मान निकालने के लिए एक चीज यहाँ पर बस छोटी सी ध्यान देनी बच्चों, कि ये कुल आवेश जो तार के भीतर भरे हुए हैं, अब हम ये देखेंगे कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, यानी ये क्रॉस सेक्शन जो हमारा है, ये समझ लीजिए एक गेट है, इस गेट को पार करके ये सारे के सारे आवेशों को बाहर निकलना है। यानी यहां से क्या करना है, बाहर निकलना है। जितने भी आवेश इस तार के भीतर थे उनको इस गेट से पार करके, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पार करके बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है बच्चों, यही चीज हमको ज्ञात करनी है, क्योंकि ये कुल आवेश हो गया और कुल आवेशों को यहां से प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा कुल, अगर वो चीज हमको मिल जाए तो कुल आवेश बटे उन आवेशों को प्रवाहित होने में लगा समय उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी धारा मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं बच्चों, जैसे हमने बैटरी लगाई, ये इलेक्ट्रॉन इसको पार करना शुरू कर देते हैं इस क्रॉस सेक्शन को, तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को पार करेगा, जो सबसे आगे रहा होगा वो इसको पार कर जाएगा, इसके पीछे वाला थोड़ी देर बाद पार करेगा। क्यों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन तो उसी वेग से चल रहे हैं ना, वीडी से ही चल रहे हैं। अगर उनका वेग समान है तो ये, और जो जैसे जैसे पीछे होता जाएगा वैसे वैसे ही थोड़ी देर बाद ये क्रॉस करते चले जाएंगे। जैसे एक गेट है और यहाँ से बहुत सारे लोग पार हो रहे हैं और सभी एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो सबसे लेट में कौन पार होगा, जो सबसे एंड पे रहा होगा, जो सबसे यहाँ पे रहा होगा, सबसे एंड पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे बाद में पार होगा ना। तो ये अगर ये इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन 30 सेकेंड में पार हो जाता है, एक समझने के लिए सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 30 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को पार कर जाता है, तो 30 सेकेंड से पहले तो सभी इलेक्ट्रॉन इसको पार कर गए होंगे ना, ठीक है, नहीं समझ पाए। सब कहने का अर्थ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन मान लेते 1 सेकेंड में पार कर गया होगा, सबसे पहले था, इसके पीछे वाला कुछ और टाइम लगेगा, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, इसके पीछे वाला 4-5 सेकेंड में पार करेगा, सबसे लास्ट में सबसे अधिक टाइम किसको लगेगा, सबसे अधिक टाइम किसको लगेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को। तो जब ये क्रॉस करेगा, ठीक है, जब ये पार करेगा, और इसे कितने समय में पार कर रहा है, 30 सेकेंड में, तो इससे पहले सारे इलेक्ट्रॉन पार कर गए होंगे। अब हम कहेंगे तो सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन पार करता है उसको, तो हमको क्या निकालना था, इन सभी आवेशों या इन सभी इलेक्ट्रॉनों को इस क्रॉस सेक्शन को पार करने में लगा समय, तो सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस पूरे इस क्रॉस सेक्शन को पार करने में लगा समय निकाल लें, तो उसी समय के भीतर ये सारे इलेक्ट्रॉन पार कर रहे होंगे इस क्रॉस सेक्शन को। अब आपको समझ में आया। तो ये कैसे निकालेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कितने समय में ये क्रॉस सेक्शन पार करता है, सबसे लास्ट में जो स्थित है, ठीक। तो आपको बहुत कठिन लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान है। कैसे, अब ये इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल रहा है, हम लोग जानते हैं किस वेग से चल रहा है, वीडी से, अनुगमन वेग से। ये कितनी दूरी चल के ये क्रॉस सेक्शन पार करता है बच्चों, एल दूरी चल के पार करता है ना, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी चलेगा, एल। तो ये हमारा इसका वेग भी पता है, ये दूरी भी पता है, कितनी दूरी चल के ये पार कर जाएगा, एल दूरी। तो हमको समय पता है, समय कैसे है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हमारा जो एक बेसिक फार्मूला होता है, कितनी दूरी चला और कितनी चाल है उसकी, उसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा समय क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से दूसरी चीज, पहली चीज हमने कैलकुलेट कर ली, ये पहली चीज हमारी कैलकुलेट हो गई। दूसरी चीज, तार के भीतर उपस्थित
सभी आवेशों को अनुप्रस्थ काट को पार करने में लगा समय, ये हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या निकालेंगे, समय t बराबर दूरी बटा चाल। तो कैसे निकलेगी, समय बराबर हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी हम लोग जानते हैं, समय हमने माना t, दूरी कितनी है l, और चाल कितनी है v d। ठीक बच्चों, तो दो चीजें हमको मिल गई, दोनों चीजें मिल गई, यानी तार के भीतर कुल उपस्थित आवेश इतना है और इन सभी आवेशों को पार करने में लगा समय, ठीक है बच्चों, वो कितना है, L/VD है। तो दोनों चीजें अगर हमको मिल गई तो हम इसमें मान अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, इसमें मान रखने पर हमको ये इसमें विद्युत धारा मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो अतः I बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान रख देते हैं NaLe बटे T का मान रख देते हैं L/VD। ठीक, तो L से L कैंसिल हो गया, VD ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर NeAVD, ये हमारा फार्मूला हो गया बच्चों। ठीक, ये NeAVD, यही अब इसमें देख सकते हैं कि विद्युत धारा और अनुगौण वेग दोनों एक साथ आ गए कि अनुगौण वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है। तो यही रिलेशन हम लोग यहाँ पर निकाल रहे थे, विद्युत धारा तथा अनुगौण वेग में संबंध। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको नोट करके इसको तैयार भी अच्छे तरीके से कर। बच्चों, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी छोटी छोटी परिभाषाएं व छोटे छोटे फार्मूले आपको मिलेंगे। तो इन फार्मूलों को याद रखने की विधि क्या है, ये हमने पहले भी आपको बताया है कि एक फार्मूले की एक अलग से कॉपी बना लीजिए, उसमें चैप्टर वाइज फार्मूलों को डिटेल में नोट करते रहिए और उन फार्मूलों को लगातार देखते रहिए, तभी ये फार्मूले आपको याद रह पाएंगे बच्चों। तो आपको निरंतर अभ्यास रखना होगा और इन फार्मूलों पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, तो इन फार्मूलों को हम लोग याद रखेंगे और इनसे रिलेटेड जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, उसको पढ़ के इन फार्मूलों को भी हम लोग तैयार करते चलेंगे। ठीक है, तो उसी से संबंधित तो एक राशि जो हमारी है, धारा घनत्व तो क्या होता है बच्चों। तो अब ये नई चीज आ गई, धारा अब तक हम लोगों ने पढ़ा, अब ये धारा घनत्व तो क्या है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं तार के भीतर धारा बहती है, ये तार है, तार के भीतर ये धारा बहती है बच्चों। तो धारा कौन बनाता है, हम लोग जानते हैं आवेश बनाते हैं। आवेश का मतलब है, चूंकि ये ठोस पदार्थ होते हैं चालक, तो इसमें मुख्यतः इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते हैं। तो धारा कौन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं तो कहाँ प्रवाहित हो रहे हैं, ये जो इसका पूरा बीच का जो पूरा क्षेत्रफल है, ये जो बीच का पूरा क्षेत्रफल है, इसी में तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। ये बीच का जो पूरा एरिया है, इसी के भीतर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं एक पाइप होता है, पाइप के भीतर पानी फ्लो होता है, तो पानी कहाँ फ्लो होता है, जो पाइप के बीच में वो जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसी के भीतर ये सारा पानी फ्लो होता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब है आवेश फ्लो हो रहे हैं, तो आवेश जो होते हैं यही धारा बनाते हैं। तो ये पूरे एरिया में ये धारा बह रही है ना, क्योंकि पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो पूरे एरिया में ये धारा बह रही है, यानी तार के भीतर ये पूरे एरिया में तार के भीतर धारा बह रही है। तो अगर हम कहें कि इस पूरे तार से 10 एम्पियर धारा बह रही है, ठीक है बच्चों, अगर इस पूरे तार में 10 एम्पियर धारा बह रही है, तो ये पूरे एरिया में 10 एम्पियर धारा बह रही है ना। अगर हम कहें कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा बताओ, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जहां प्रति आ जाए शब्द I/A, यानी पूरे धारा में उस एरिया से डिवाइड कर देंगे।
तो क्या आ जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा आ जाएगी, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं बच्चों, धारा घनत्व कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। तो यही परिभाषा होती है इसकी परिभाषा जो है, चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाले, अभिलंबवत का अर्थ है ये इलेक्ट्रॉन जैसे ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे क्षेत्रफल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं बच्चों। वास्तव में अभी आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो वास्तव में ये जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं या ये जो आवेश बहते हैं, ये सरफेस पे ज्यादा बहते हैं बच्चों, यानी सरफेस, ये सारी की सारी धारा कहाँ बहती है, सरफेस पे, ठीक है, बीच में बहुत कम धारा फ्लो होती है। तो उसका करंट डेंसिटी अगर हम निकालें तो किनारे किनारे पर ज्यादा आएगी और बीच में कम आएगी, धारा घनत्व कम आएगा। तो इसीलिए किसी चालक तार के भीतर अलग अलग बिंदु का अलग अलग धारा घनत्व आ सकता है बच्चों। इसीलिए ये जो धारा घनत्व है वो कब हम उसको परिभाषित करते हैं, तो किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु का धारा घनत्व कितना है वो अलग आ सकता है, इस बिंदु का धारा घनत्व, बीच में किसी बिंदु का धारा घनत्व कितना है वो अलग आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो परिभाषा हो या फार्मूला हो, जब तक आप उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे तब तक केवल रटने से ही काम नहीं चलेगा। वो फार्मूला क्या है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, तभी वो फार्मूला हमें लंबे समय तक याद रहेगा बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया। तो ये J बराबर, J हम किसको कहते हैं, धारा घनत्व को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, J से। तो J बराबर क्या होता है बच्चों, I/A। ये हमारा फार्मूला हो गया, विद्युत धारा बटे उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक। अगली चीज, ये सदिश राशि है बच्चों। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि क्षेत्रफल हम लोग सदिश राशि लेते हैं। ये जो एरिया है, अगर इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे तो इसका वेक्टर रूप भी हम लिख सकते हैं। वेक्टर रूप जो हमारा होता है J बराबर I बटे I, धारा तो हमारी अदिश राशि है ये, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये धारा घनत्व किसका गुण होता है, तार के भीतर किसी बिंदु का गुण होता है। तो इसको भी लिखा जाता है, ये तार के भीतर किसी बिंदु का गुण होता है, बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण है, ठीक है। अभिलाक्षणिक का मतलब है बिंदु का ये लक्षण प्रदर्शित करता है धारा घनत्व। तो बस इसमें इतनी ही चीज हमको समझनी थी। इस पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं बुक में, वो चीज आप लोग फार्मूले को याद रखें। और छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूले पे होते हैं, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो उस पर मान रखेंगे और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है या उस पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये क्या संबंध होता है बच्चों। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध को निकालने के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा I बराबर विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो NEAVD। तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, ये हम लोग जानते हैं सूत्र इससे। तो J बराबर क्या होता है, I बटे A। तो I बराबर हम यहां मान रख देंगे NEAVD बटे A से क्या हो गया कैंसिल। तो J बराबर क्या हो गया बच्चों, NEVD। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया बच्चों, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये फार्मूला याद है, तो इसी से ये फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग नोट कर लें, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। इसमें एक छोटी सी परिभाषा और है, इसको हम कहते हैं गतिशीलता, मोबिलिटी। गतिशीलता का क्या मतलब है और किसकी गतिशीलता हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो गतिशीलता नाम से ही आपको
स्पष्ट हो गया होगा कि किसी चीज की गति का हम अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, तो वास्तव में हम लोग इसमें क्या अध्ययन करते हैं पहले वो समझ लें कि जैसे हम किसी चालक तार के सिरों के बीच क्या लगाते हैं, जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं या विद्युत विभवांतर लगाते हैं, तो विद्युत विभवांतर कैसे लगाते हैं, बैटरी लगा करके। बैटरी लगाने से क्या होता है, बैटरी जो है इस पूरे तार में क्या करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देती है, जिसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किधर गति करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऋण आवेश होते हैं तो इस पर जो बल लगता है वो किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो अनुगमन वेग इन इलेक्ट्रॉन क्या हमारे आवेश वाहक हैं। ठीक है, ये आवेश वाहक देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आवेश वाहकों के पास जो अनुगमन वेग आता है बच्चों, वो कब आता है, जब हम बैटरी लगाते हैं और बैटरी लगाने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाती है इनके सिरों के बीच, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही तो इस पर फोर्स लगता है, और इसी फोर्स के कारण ही तो इनको अनुगमन वेग प्राप्त होता है। तो वास्तव में अनुगमन वेग कैसे प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनको क्या मिलता है, अनुगमन वेग मिलता है। ठीक है बच्चों, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब चूंकि ये ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक हैं, लेकिन अगर हम दूसरे पदार्थों की बात करें, जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, कोई वैद्युत अपघट्य है, उसमें धन और ऋण आयन दोनों आवेश वाहक होते हैं। अर्धचालक पदार्थ है, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और कोटर दो आवेश वाहक होते हैं, दोनों के कारण धारा बनेगी। तो ये दोनों अलग अलग आवेश वाहक हैं, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाई जाए बच्चों, जैसे अगर इसी में दो आवेश वाहक होते हैं, कोटर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये होल से दिखाते हैं, होल इंग्लिश में से कहते हैं एज्यूम करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम लगेगी अगर इसी पदार्थ के भीतर दो आवेश वाहक हों और दोनों का द्रव्यमान, मान लेते हैं इस पर आवेश दोनों पर सेम हो, लेकिन अगर द्रव्यमान अलग अलग है तो फोर्स के कारण हम लोग जानते हैं A बराबर F/m, तो इनका एक्सीलरेशन भी अलग अलग आएगा, और इनकी एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना। तो इनकी गतिशीलता यानी जो आवेश वाहक हैं, अगर इन पर फोर्स, अगर जिसका द्रव्यमान देखो ज्यादा है, ठीक है बच्चों, द्रव्यमान ज्यादा है, उसका एक्सीलरेशन क्या आएगा, कम आएगा, तो त्वरण कम आएगा, त्वरण का मतलब उसकी गति कम बढ़ेगी, और जिसका द्रव्यमान कम है उसकी गति ज्यादा बढ़ेगी। तो थोड़ा सा और डिटेल एक चीज बता देते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है, उसका द्रव्यमान सबसे कम होता है, लेकिन जो धन आयन है जिससे इलेक्ट्रॉन ये निकला है, ये जिससे इलेक्ट्रॉन ये निकला है, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल के अलग हो गया, लेकिन जो ये धन आयन है, धन आयन में तो नाभिक भी है, नाभिक के बाद और सारे इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो ये सबसे मिलकर ये धन आयन बना है ना। तो धन आयन क्या होता है, भारी होता है बच्चों। तो अगर धन आयन भारी है तो उसमें त्वरण क्या होगा, कम होगा, अर्थात उसकी स्पीड कम बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने सेम अप्लाई किया, लेकिन वो कम तेजी से चल पाएगा। अगर अलग अलग आवेश वाहक एक ही पदार्थ में हो तो उनकी गतिशीलता बच्चों अलग अलग आएगी। तो ये हम लोग जब अर्धचालक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये एक बार फिर आएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि तार के सिरों पर प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर, अर्थात विद्युत क्षेत्र हम लोग समान लगा रहे हैं, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर किसी आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग ही, तो हम लोग जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेम लगाएं तो अलग अलग आवेश वाहक अगर मौजूद है उस पदार्थ में तो उसका अनुगमन वेग अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आवेश वाहक एक ही है तो सभी का अनुगमन वेग समान होगा। ठीक, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो किसी आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग ही उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है। तो इसको हम लोग ऐसे फार्मूला बनाते हैं इसका। तो गतिशीलता हम किसकी देखते हैं, पहली चीज गतिशीलता हम देखते हैं आवेश वाहक की। वो आवेश इलेक्ट्रॉन हो सकता है और वो कोटर हो सकता है। आवेश वाहक की गतिशीलता देखते हैं, इसको या किस सिंबल से डिनोट करते हैं, वो होता है म्यू। तो गतिशीलता को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। और उसकी परिभाषा हम क्या देखते हैं, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई।
ये हमारा फार्मूला होता है। अपान ई क्यों लिखा गया? प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र है ना, तो इसको अपान में लिखते हैं। और यदि E बराबर 1 न्यूटन पर कूलाम हो गया बच्चों, तो अगर E बराबर 1 रख दिया हमने तो म्यू बराबर क्या हो गया? VD। तो यही परिभाषा बनती है कि तार के सिरों के बीच प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, ये प्रति एकांक जिसे हम कहते हैं एक इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर किसी आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग। तो जैसे ही एक इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा? VD द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग ही उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है। तो ये हमारा इसी फार्मूले से ये परिभाषा लिखी गई है बच्चों। तो ये हमारा फार्मूला हो गया आवेश वाहक की गतिशीलता का। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनने हैं, तो बस इसको समझना था। जो हमको आगे पढ़ना है तो उससे रिलेटेड चीजें हम उसी समय समझते चले तो हमको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम के नियम में हम लोग जानते हैं ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो V क्या है, I क्या है, R क्या है? R जो हमारा होता है वो वैद्युत प्रतिरोध होता है। वो क्या होता है बच्चों? V बराबर IR हम लोग पढ़ते हैं ना, ये ओम के नियम से ही आता है। तो V क्या है? तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर। ये I हम लोग जानते हैं तार के बीच बहने वाली धारा। R क्या है? इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तार का वैद्युत प्रतिरोध या सिंपली हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियम को पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग प्रतिरोध के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हम लोग विभव तो पढ़ चुके हैं, धारा के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली, प्रतिरोध के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये हम पढ़ तो पहले भी चुके हैं, बस हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और इसके बाद ओम का नियम पढ़ेंगे और ओम के नियम का निगमन भी करेंगे बच्चों। और ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे सिलेबस के लिहाज से, तो इसलिए अगले वीडियो को आप लोग जरूर देखें। थैंक यू।